दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज हम अपनी बुक द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के चैप्टर फर्स्ट कास्ट लॉस के पार्ट सेकंड को करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि हम इस वीडियो में आज क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने बताया हम अभी बात करने वाले हैं कि हम अपनी सेकेंड वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमने अपनी फर्स्ट वीडियो को यहाँ पे फिनिश किया था जिसमें कि हमने ये बताया था कि जो हमारे कास्ट लॉ जो चैप्टर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अभी हम अपने इन्हीं थर्ड पार्ट्स को यानी इन्हीं तीनों पार्ट्स को, पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स को अपने सेकंड वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें बताया गया है ब्राह्मणिज्म और उनके हिस्ट्री के बारे में। सेकंड पार्ट में हमें ब्राह्मणिज्म और उनकी पावर्स और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया एंड थर्ड पार्ट में हमें बताया गया ब्राह्मण्स की डोमिनेटेड शासन के बारे में और हमारी जो सरकार थी उस टाइम की उनके हारने के बारे में कि वो उससे उभरने में कैसे हार गई थी इस जाति प्रथा से। एंड इसी में हमको बताया गया है, इसमें हमें तरीके बताए गए हैं कि शूद्र जो थे उनको उनके अधिकार कैसे दिलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपनी इस सेकेंड वीडियो के अंदर इन्हीं तीनों पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स ये है हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर अभी मैंने दोबारा से बता रही हूँ कि हमें इसमें ब्राह्मणिज्म और उनके इतिहास के बारे में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द ब्राह्मण्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ आर्या इन्वेडर्स हु डिस्प्लेस्ड एंड सब्जुकेटेड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या बोला गया है, जो ब्राह्मण है वो वंशज है यानी डिसेंडेंट्स हैं ऑफ आर्या इन्वेडर्स, किसके? आर्य आक्रमणकारियों के। पहले ज़माने में ना फ्रेंड्स ब्राह्मण कोई नहीं होते थे, आर्य होते थे। जो आर्य थे आज के टाइम पे उन्हें ही ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है। तो जो आर्य आक्रमणकारी थे, हु डिस्प्लेस, जिन्होंने हटाया, एंड सब्जुगेटेड का मतलब होता है किसी व्यक्ति को हराना या फिर उसे अपने अधीन कर लेना, मतलब उसे अपने हिसाब से चलाना, अपने अंडर में ले लेना। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, तो जो ब्राह्मण है जो वो है वंशज है आर्य के। तो वो जो आक्रमणकारी थे, आर्य आक्रमणकारी थे, उन्होंने हटाया और लोगों को हराया और अपने अधीन ले लिया। किनको? इंडिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को, निवासियों को। जो भारत में जो हमारे निवासी रहते थे ब्राह्मण्स ने यानी आर्य आक्रमणकारियों ने उनको वहाँ से हटा दिया और उनको हराकर अपने अंदर ले लिया, अपने अधीन कर लिया। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ब्राह्मण्स रिटेन टेम्परामेंट स्लैश बिहेवियर ऑफ आर्याज हु वर एरोगेंट, मैनिपुलेटिव एंड फुल ऑफ हाई परसेप्शन अबाउट देमसेल्व्स। सेकेंड पॉइंट हमारा बोलता है कि जो ब्राह्मण होते हैं उन्होंने बनाए रखा, टेम्परमेंट का मतलब होता है व्यवहार यानी बिहेवियर, यानी कि जो ब्राह्मण है उन्होंने अपना व्यवहार वैसा ही बनाए रखा जैसा कि आर्यों का था उस टाइम पे। मैंने अभी फ्रेंड्स आपको फर्स्ट पॉइंट भी बताया कि पहले टाइम पे जो आर्य लोग थे अब उन्हीं को नाम बदलकर अब ब्राह्मण बोलने लगे हैं, अब ब्राह्मण बोल दिया। ठीक है। तो जो हमारे आज के टाइम के यानी जो उस टाइम के ब्राह्मण थे उन्होंने अपना जो व्यवहार था वो बिल्कुल वैसा ही बनाए रखा जैसे कि आर्यों का था। तो उनका व्यवहार कैसा था? हुवर, जो कि बहुत अभिमानी थे यानी एरोगेंट थे, मैनिपुलेटिव थे यानी हेरा फेरी करने वाले लोग थे, एंड फुल ऑफ हाई परसेप्शन अबाउट देमसेल्व्स, और वो भरे हुए थे इतनी उच्च सोच के साथ अपने बारे में, यानी वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते थे। उन्होंने अपने दिमाग में अपनी एक अलग ही छवि बनाई हुई थी, अपनी अलग ही एक सोच बनाई हुई थी कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। ठीक है। तो ब्राह्मण जो थे उन्होंने भी सेम व्यवहार बनाए रखा। ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है हमारा, ब्राह्मण्स हैड अ क्रूअल एंड इनजस्टिव एटीट्यूड टूवर्ड्स शूद्रस, यानी ब्राह्मण जो थे उनका जो व्यवहार था शूद्रों के प्रति, टूवर्ड्स मतलब होता है के प्रति, शूद्रों के प्रति जो उनका व्यवहार था वो बहुत निर्दयी था और अन्याय वाला था। यानी वो उनके साथ बहुत निर्दयता दिखाते थे और उनके साथ कोई भी न्याय नहीं करते थे, अन्याय वाला व्यवहार वो उनके साथ रखते थे। ठीक है।
सो ये हमारा है फोर्थ पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। ब्राह्मण्स यूज्ड टर्म्स लाइक चंडाल, शूद्र, महर फॉर एबओरिजिन्स स्लैश शूद्रस। यानी ब्राह्मण जो थे वो ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ करते थे शूद्र लोगों के लिए, और शूद्र को ही एबओरिजिन्स बोलते हैं, यानी कि निचली जाति के जो लोग थे उनके लिए वो ये चंडाल, शूद्र और महर ऐसी टर्म्स यूज़ करते थे नीची जाति के लोगों के लिए ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्ट्रगल इज क्रॉनिकल्ड इन ब्राह्मण्स मिथ्स एंड लेजेंड्स इन सच अ वे एज टू पोर्ट्रे एबओरिजिन्स एज क्रूअल, अगली एक्सेट्रा। यानी जो हमारे ब्राह्मण थे उनको अपने मिथ, यानी जो वो सोचते ना, उन्होंने मिथ्स फैलाई थी, गलत फहमियाँ जो फैलाई थी उनको, और अपने लेजेंड्स को दिखाने के लिए, उनको लिखने के लिए एक संघर्ष देखना पड़ा, उन्होंने संघर्ष करना पड़ा लोगों को, यानी कि जो एबओरिजिन्स थे, निचली जाति के लोग थे, उन्हें क्रूअल और अगली दिखाने में। ओके, यानी कि जो हमारे ब्राह्मण थे ना, जो मतलब आज जो पिछले ज़माने के उस टाइम के जो ब्राह्मण थे ना, वो अपनी गलत फहमी को, अपनी गलत बातों को और अपने जो उनके लेजेंड्स थे उनको महान दिखाने के लिए उन्होंने एक जो लेख लिखते थे ना, ग्रंथ होते थे, उनको लिखा। तो उनको लिखने में उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें वो जो उस टाइम पे जो एबओरिजिन्स थे, यानी निचली जाति के लोग जो थे, उन्हें क्रूअल, निर्दयी दिखाना पड़ा, अगली दिखाना पड़ा, और बहुत कुछ उन्होंने उन सब के बारे में गलत शलत लिखा, जितने भी अपने ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, अपने आप को महान दिखाने के लिए उन्होंने उन लोगों को गलत दिखाया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, इन द वॉर, लड़ाई में बिटवीन देव एंड दैत्य। दैत्य जो होते हैं राक्षस टाइप होते हैं ना, दैत्य और देव की लड़ाई के बीच में दैत्य आर प्रेजेंटेड एज स्ट्रॉन्ग। दैत्य जो थे यानी जो वो राक्षस थे उनको प्रेजेंट किया गया, दिखाया गया स्ट्रॉन्ग, उनको बहुत ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया। बट डिम विटेड, लेकिन उन्हें कम बुद्धिमान दिखाया गया। कैसा? कम बुद्धिमान। तो इसी तरीके से जो ये एबओरिजिन्स थे, यानी कि जो निचली जाति के जो लोग थे, इन्हें दिखाया गया लेकिन बहुत गलत तरीके से दिखाया गया, ताकि जो ब्राह्मण है वो अपने आप को बहुत ऊंचा, यानी कि सुपीरियर दिखा सके कि हाँ हम ही सबसे ऊपर थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका, आफ्टर सब्जुगेटिंग एबओरिजिन्स द आर्याज सब्जेक्टेड देम टू अनइमेजिनेबल क्रूएलिटीज। आफ्टर सब्जुगेटिंग का मतलब हमने ऊपर पढ़ा था, किसी व्यक्ति को हराना या फिर उसे अपने अधीन कर लेना। तो जब उन्होंने निचली जाति के जो लोग थे, एबओरिजिन्स का मतलब होता है निचली जाति के लोग, तो जो वो निचली जाति के जो लोग थे, क्या होता है, निचली जाति के लोग। ओके, तो उन सबको हराने के बाद, निचली जाति के लोगों को हराने के बाद या फिर उन्हें अपने अधीन करने के बाद जो आर्यास थे उन्होंने उनको एक नाम दे दिया। क्या दे दिया? अनइमेजिनेबल क्रूएलिटीज़। उन्होंने उन्हें ऐसे दर्शाया कि जो निचली जाति के लोग हैं ये बहुत निर्दयी है, यानी जितना कोई सोच भी नहीं सकता, ये इतने निर्दयी लोग हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे कि ब्राह्मणिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कुछ शक्तियों के बारे में और उनके कुछ अधिकारों के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। इन दिस पार्ट, इस पार्ट के अंदर फूले जी ने जो एक्सप्लेन किया है, यानी कि बताया गया है हाउ ब्राह्मण्स एक्सरसाइज्ड, यानी कि जो ब्राह्मण्स थे वो कैसे उपयोग करते थे देयर राइट्स, उनके अधिकारों का। राइट्स मतलब होता है अधिकार, एंड ऑल पावर्स, और अपनी सारी शक्तियों का, फॉर देयर विक्ट्री ओवर ट्राइबल्स स्लैश एबओरिजिन्स स्लैश शूद्र। यानी कि इसमें बताया गया है, इसमें हमें उन्होंने फूले जी ने एक्सप्लेन किया है कि उस टाइम के जो ब्राह्मण थे वो अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का ट्राइबल्स यानी निवासी और एबओरिजिन्स यानी निचली जाति के लोग और शूद्रों के ऊपर जीत के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके ऊपर जीत पाने के लिए वो अपनी उन शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करते थे, इसके अंदर हमें यही बताया गया सेकेंड पार्ट के अंदर। मेन आर्ग्यूमेंट प्रेस्क्राइब इन दिस पार्ट आर, ये जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो इस पार्ट के अंदर जो दर्शाए गए हैं वो ये सब है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है द डीप कनिंग ऑफ ब्राह्मण्स इज एविडेंट इन इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट। डीप कनिंग का मतलब होता है गहरी चालाकी, यानी जो गहरी चालाकी थी ब्राह्मण की वो जाहिर हुई किसमें, इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट में, यानी जाति की एक संस्था। जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपनी चालाकी से एक जाति की एक संस्था बना दी। ठीक है, तो इससे पता चला कि ब्राह्मण जो थे वो कितने चालाक थे। अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उन्होंने एक
संस्था भी बना दी अपनी जाति की। सेकेंड पॉइंट है हमारा, द शूद्र अंडर ब्राह्मणिज्म वॉज रिड्यूस टू स्टेटस ऑफ एन एनिमल। जो शूद्र थे उस जमाने के ब्राह्मणिज्म के नीचे, उन्होंने ऐसा किया कि शूद्रों को एक एनिमल की तरह दर्शाया। यानी ब्राह्मणिज्म में जो ब्राह्मण थे उन्होंने ऐसा कहा कि जो शूद्र होते हैं उनका जो मतलब एक स्टेटस होता है वो जानवर जैसा होता है, जानवर के बराबर होता है। उन्होंने उन्हें जानवर बताया, ठीक है, जानवर के साथ उनकी तुलना कर दी कि जानवर में और शूद्रों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। His life was not worth more than a cat, a frog or a dog, etc. ब्राह्मणों ने बोला कि जो शूद्र होते हैं उनका जो जीवन होता है, उनकी जो लाइफ होती है वो कुछ ज़्यादा लायक नहीं है, मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, वो ज़्यादा नहीं है किसी से, कैट, बिल्ली से या फिर किसी मेंढक से या फिर किसी कुत्ते से। यानी उन्होंने इसके बराबर ही बताया, कहा जितनी वैल्यू उनकी होती है ना, इतनी वैल्यू उनकी लाइफ की है। शूद्रों की जो लाइफ होती है उनकी वैल्यू भी इतनी है, कुत्ते बिल्ली के समान है उनका जीवन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ ब्राह्मण किल्स एनी ऑफ दीज एनिमल्स और अ शूद्र, ही कैन बी एब्सॉल्व ऑफ हिज सिन। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे बोला, अगर कोई ब्राह्मण मार देता है इनमें से किसी भी जानवर को, कुत्ते बिल्ली मेंढक किसी को भी मारता है, या फिर किसी एक शूद्र को यानी एक इंसान को भी मारता है, ही कैन बी एब्सोल्व, वो मुक्त हो जाता है। एब्सोल्व का मतलब होता है मुक्त हो जाना, ऑफ हिज सिन, अपने पापों से, ठीक है। जैसे हमारे ज़माने में कहते हैं ना, गंगा में नहा लो पाप धुल जाएंगे, तो ऐसे ही था कि अगर ये किसी भी जानवर को या फिर यहाँ तक कि एक इंसान को भी मार रहा है, वो भी निचली जाति के ब्राह्मण, तो वो अपने मुक्त हो जाएगा अपने पापों से, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, यही दूसरे हाथ पे, इफ़ अ शूद्र, यानी अगर कोई शूद्र निचली जाति का कोई आदमी किल्ड अ ब्राह्मण, वो किसी ब्राह्मण को मार दे, ही हैड टू पे फॉर इट विद हिज लाइफ, तो उसे इसका जो भुगतान था, पे यानी कि भुगतान करना पड़ेगा अपने जीवन के साथ। यानी ब्राह्मण जो लोग फिर उसको मार देंगे, ठीक है। यानी अगर उसने गलती से भी किसी ब्राह्मण को मार दिया तो उसे इसका भुगतान अपनी ज़िंदगी को देकर करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ब्राह्मण लॉज एम्बेडेड इन मानव धर्म शास्त्र। यानी ब्राह्मण के जो नियम हैं वो दिए गए हैं, एम्बोडेड मतलब दिए गए हैं किसमें, मानव धर्म शास्त्र के अंदर। एक मानव धर्म शास्त्र नाम की कोई बुक है, कोई ग्रंथ है, ऐसा शास्त्र है जिसके अंदर ब्राह्मण के नियम दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द मानव धर्मशास्त्र। मानव धर्मशास्त्र जो है इस फुल ऑफ एग्जाम्पल्स, ये भरी हुई है उदाहरणों से, ऑफ कनिंग, चालाकी के उदाहरणों से, विद विच द ब्राह्मण्स एस्टैब्लिश्ड देयर ओन सुपीरियोरिटी ओवर शूद्रास एंड अदर्स। सो ये इसमें बोला गया है कि जो मानव धर्मशास्त्र है ये पूरा भरी हुई है चालाकियों के एग्जाम्पल्स में, जिसके साथ ब्राह्मण जो है स्थापित करते हैं, यानी स्टैब्लिश्ड यानी स्थापित करते हैं अपनी श्रेष्ठता को शूद्र और दूसरी जातियों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिस सिस्टम ऑफ स्लेवरी, यानी ये जो सिस्टम है गुलामी का, ठीक है, वॉज सो डीप रूटेड, ये बहुत ज़्यादा डीप रूटेड था। डीप मतलब गहरी, रूटेड मतलब जड़ें, यानी इसकी जो जड़ें थी, इस गुलामी का जो ये सिस्टम था उस टाइम का, इसकी जो जड़ें थी वो बहुत गहराई तक फैली हुई थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। एंड कंटिन्यूड अनचैलेंज्ड इनटू टाइम ऑफ पेशवास, और ये लगातार कंटिन्यू चलता रहा तब तक, कब तक, पेशवास के टाइम तक, और इसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, यानी किसी ने इसको छेड़ा तक नहीं, किसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। अनचैलेंज्ड ये पेशवास के टाइम तक चलता रहा। दिस वॉज अचीव्ड बाय ड्यूपिंग माइंड्स ऑफ पीपल एंड कीपिंग देम इग्नोरेंट। अब ये कैसे अचीव किया गया, इसको हासिल किया गया ब्राह्मण के द्वारा धोखा दे के लोगों के दिमागों को। ड्यूपिंग का मतलब होता है धोखा देना, अचीव मतलब हासिल करना। तो ये जो अचीव किया गया ब्राह्मणों ने इसको हासिल किया कि उन्होंने लोगों के दिमागों को, लोगों को धोखा दिया, एंड कीपिंग देम इग्नोरेंट, और उन्हें अनजान बनाए रखा, ठीक है। तो ये सब पढ़ा हमने अपने सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने कितनी चालाकी से एक अपना इंस्टीट्यूट बनाया अपनी जाति को ऊपर दिखाने के लिए। शूद्र जो थे उनकी नज़रों में जानवर से भी बदतर थे, वो उनको कभी भी मार सकते थे। उनको मारना फिर किसी जानवर को मारना उनके लिए अपने पापों से मुक्ति पाना था, और अगर यही कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को मार दे तो उसको अपनी जान देनी पड़ेगी। ब्राह्मण के जो लॉज थे वो मानव धर्म शास्त्र में दिए गए थे। मानव धर्म शास्त्र जो है वो चालाकी के एग्जाम्पल्स से भरा हुआ था, जिससे कि जो
जो ब्राह्मण थे जिनकी मदद से अपने आप को श्रेष्ठ दिखा सकते थे दूसरी जातियों के मुकाबले। और ये जो सिस्टम था गुलामी का, ये बहुत डीप रूटेड था एंड ये पेशवास के टाइम तक अनचैलेंज्ड कंटिन्यू रहा, इसको किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। दूसरा, ब्राह्मणों ने जो है इसको हासिल किया कैसे, लोगों को धोखा देकर और उनको अनजान बनाए रखकर। ठीक है, चलिए अब अपना थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। हमने अभी फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि हम थर्ड पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो ब्राह्मण थे उस टाइम के, वो डोमिनेटेड शासन करते थे, यानी वो डोमिनेटेड थे दूसरी जातियों के ऊपर। सरकार जो थी वो हार गई थी इससे बाहर निकलने में। और उसी थर्ड पार्ट के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें तरीके मिलते हैं कि जो शूद्र है वो इन सब बुराइयों से बाहर कैसे आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है द गवर्नमेंट डिड नॉट डू प्रॉपर वर्क फॉर द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स। यानी कि जो उस टाइम की जो सरकार थी उन्होंने कोई प्रॉपर काम नहीं किया, अच्छे से काम नहीं किया ट्राइबल्स के अधिकारों के लिए। ट्राइबल्स यानी कि जो वहाँ के निवासी थे, जो शूद्र थे, जो निचली जाति के जो लोग थे, मूल निवासी थे उस टाइम के, वहाँ के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। सेकेंड पॉइंट है गवर्नमेंट इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइसिस। उस समय की जो सरकार थी वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल थी, यानी उत्तरदायी थी उस संकट के लिए। यानी निचली जाति के लोगों के ऊपर जो वो दुर्व्यवहार जो वहाँ के ब्राह्मण कर रहे थे, उनको कुछ भी नहीं समझ रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार भी शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका द प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्टर्न आइडियाज हैज सर्टेनली वीकेंड द ब्राह्मण डोमिनेंस। यानी फैलाव हो रहा था। अब जैसे गवर्नमेंट जो थी वो अंग्रेज़ों की थी, उस टाइम पे अंग्रेज़ों की सरकार थी, तो जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे, ठीक है, वो बढ़ रहे थे, उनका फैलाव हो रहा था। तो उससे क्या हो रहा था, ब्राह्मण की जो डोमिनेंस थी, यानी जो ब्राह्मण डोमिनेट कर रहे थे जातियों के ऊपर, वो कम होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। ठीक है, तो द ब्राह्मण्स ऑफ फूले's टाइम डिड नॉट हैव सेम अथॉरिटी एज ब्राह्मण्स अंडर द पेशवास। ठीक है, तो हालांकि फिर क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे फूले के टाइम के, अब उनके पास वो वाली अथॉरिटी नहीं रह गई थी। ठीक है, पेशवा के टाइम पर आकर उन ब्राह्मण के पास वो वाली अथॉरिटी नहीं रह गई थी जो उन पर फूले के टाइम पर थी। ठीक है, क्योंकि अब जो फैलाव हो रहा था वेस्टर्न आइडियाज़ का, जिससे कि उनका जो डोमिनेंस थी वो कम हो रही थी, वो लोगों को ऊपर अपना अत्याचार नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, They still refuse to discard their perception of their own superiority। तो हालांकि उन्होंने तब भी मना कर दिया, रिफ्यूज करना यानी मना करना, टू डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मतलब ख़त्म करने से, देयर परसेप्शन ऑफ देयर ओन सुपीरियरिटी। यानी कि जो फूले के टाइम के ब्राह्मण के पास जो अथॉरिटीज, जो अधिकार थे, वो पेशवा के टाइम पर आकर उतने नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मना कर दिया ये मानने से, ख़त्म करने से कि हाँ हम अब भी सुपीरियर हैं, हम अब भी सबसे ऊपर हैं। ठीक है, तो उनकी जो ये सोच थी उनके दिमाग में बनी हुई थी, उन्होंने इसे ख़त्म करने से मना कर दिया। एंड एज लॉन्ग एज दिस परसेप्शन कंटिन्यू द शूद्र विल कंटिन्यू टू सफ़र एंड इंडिया विल नेवर अचीव ग्रेटनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब जब तक कि ये जो सोच है ब्राह्मण के दिमाग में चलती रहेगी, तो जो शूद्र हैं वो भुगतते रहेंगे, और जो हमारा भारत है वो कभी भी महानता और प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि अचीव नहीं कर पाएगा, कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें अपने इंडिया को ग्रेटनेस एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव कराने के लिए, उसको महानता और समृद्धि अचीव कराने के लिए, हासिल कराने के लिए ऐसी सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, जो जाति प्रथा उसको ख़त्म करना पड़ेगा। The attitude of government, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा the attitude of government is reflected in the composition of civil services as well। जो व्यवहार था, एटीट्यूड यानी व्यवहार उस समय की सरकार का, वो हमें दिखाई दे गया था किसमें, इन द कंपोजिशन ऑफ सिविल सर्विसेज। जब उन्होंने रचना की थी यानी बनाए थे सिविल सर्विसेज, जब उन्होंने सिविल सर्विसेज की रचना की थी तो उस समय की जो सरकार थी उसका व्यवहार तभी दिख गया था। ऑल द हायर ऑफिसेज इन गवर्नमेंट, जितने भी हायर ऑफिसेज थे, ऊंची यानी ऊंची पोस्ट के जितने भी ऑफिस थे, जितनी भी ऊंची पोस्ट थी गवर्नमेंट में, सरकार में, बिकम मोनोपोली, वो मोनोपोली बन गई ऑफ ब्राह्मण्स। किसकी, ब्राह्मण की। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार बन गए, किसके, ब्राह्मण के। यानी कि ये हो गया था कि जितनी भी हाई पोस्ट है वो सारी ब्राह्मण की होगी, ब्राह्मण का अधिकार है कि वो उन सब हाई पोस्ट को लेगा, उन पर और कोई नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जा सकता है। ठीक है,
तो ये तो गलत था ना। तो उस टाइम पे ये बन गया था कि ब्राह्मण जो है वो ही जाएंगे सिर्फ हाई पोस्ट पे। और ऐसा क्यों था? क्योंकि बाकी किसी भी कास्ट को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे। ब्राह्मण अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो इसलिए उन्होंने सारी हाई ऑफिसर्स जितने भी हाई पोस्ट थे सबको अपने नीचे ले लिया। और गवर्नमेंट उस टाइम की कुछ भी नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गवर्नमेंट मस्ट पे मोर अटेंशन। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा अटेंशन पे करना चाहिए था, बट उस वक्त नहीं किया। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट मस्ट पे मोर अटेंशन टू द एजुकेशन। गवर्नमेंट को अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए किसकी तरफ? एजुकेशन की तरफ, शिक्षा की तरफ। ऑफ मासेस, मासेस मतलब लोगों की शिक्षा की तरफ। बिकॉज क्योंकि हायर एजुकेशन क्रिएट्स अ मैन ट्रेन्ड एंड वेल क्वालिफाइड एंड विद बेटर मोरल्स एंड मैनर्स टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दीज इविल्स। क्योंकि जो उच्च शिक्षा है यानी हायर एजुकेशन है वो ही बनाती है एक आदमी को ट्रेंड, शिक्षित बनाती है, वेल क्वालिफाइड बनाती है, और उन्हीं को वो एक अच्छे मोरल्स यानी मूल्य और अच्छी व्यवहार सिखाती है टू ओवरकम, उभरने के लिए। किससे? सारी बुराइयों से उभरने के लिए। यानी किसी आदमी का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो हमने थर्ड पार्ट के अंदर अपना पढ़ा कि जो उस टाइम की सरकार थी वो फेल हो गई थी बाहर निकलने में। हमने अभी यहाँ पे ये भी पढ़ा कि एक तरीका कि शूद्र अपने आप को कैसे निकाल सकते थे। अगर वो भी एजुकेटेड होते, वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते, तो शायद वो भी उस कंडीशन से निकल सकते थे। एंड हमने अभी इसमें ये भी पढ़ा कि जो ब्राह्मण थे वो डोमिनेट कैसे कर रहे थे, वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे थे। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर था कास्ट लॉज द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी बुक का, वो भी उसके फर्स्ट सेक्शन कास्ट एंड क्लासेस का। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, हमारे बाकी सब्जेक्ट की जो वीडियोस हैं उनके भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है। ओके, एंड आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या फिर हमारी सोशल साइट इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी साइट्स पर हमको कांटेक्ट करिए। हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।